देहरादून की बात कर लेते हैं। डॉक्टर नित्यानंद के जन्म शताब्दी साल समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर नित्यानंद ने हिमालय के पारिस्थितिकी और संस्कृति को गहराई से समझा और उनके योगदान को प्रदेश में शोध और अध्ययन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमालयी क्षेत्रों में इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर रही है। संगोष्ठी में शामिल विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिमालय पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के कोऑर्डिनेशन पर अपने शोध और अनुभव साझा किए। तो आपको बता दें कि देहरादून में इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया, हिमालय के बारे में गहरी समझ रखते थे डॉक्टर नित्यानंद, ये बात कही गई और समन्वय विकास कार्य पर फोकस किया गया। सितारगंज से खबर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने परिवहन विभाग के सहयोग से हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर हेलमेट से वंचित 7 लोगों को मुफ्त हेलमेट प्रदान किए गए ताकि सड़क पर दुर्घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हेलमेट वितरण की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिनमें मंत्री सौरभ बहुगुणा और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ बहुगुणा की तस्वीरें देख लीजिए, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि बाइक और स्कूटी चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। देश की आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, युवा साथी और सभी उनका हम इस हेलमेट की भागीदारी सुनिश्चित करें और ये संदेश दें कि जो भी दोपहिया वाहन चलाए या दोपहिया वाहन में पीछे बैठे, अब पीछे बैठने वाले पीरियड राइडर को भी हेलमेट मस्ट किया गया है। इसके लिए हमने साथ में बच्चे, अगर कोई जिसकी आयु सीमा 4 वर्ष से ऊपर है, उसको भी हेलमेट मस्ट किया गया है। इसलिए हमने हेलमेट का कार्यक्रम किया है और सभी से, आम जनमानस से भी ये अपील है कि आप सभी लोग हेलमेट पहन के चलें। रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और हेलमेट का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, रोज़ जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट की खबर आती है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को इंजरी हो रही है, ग्रीवियस इंजरी हो रही है, और उससे बचने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के ज़रूर चले। ये उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार की देखरेख, क्योंकि जब किसी के घर पे हादसा होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो हमारी कोशिश है कि रोड सेफ्टी वीक में हम लोगों को हेलमेट वितरण कर सकें, उनको जागरूक कर सकें और रोड सेफ्टी के बारे में भी उनको सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए देवभूमि की मूल पहचान से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य सरकार किसी भी ऐसी गतिविधि को लेकर सख्ती बरतेगी जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन के खिलाफ हो। मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहा है जो कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान के विपरीत है। धामी ने यह भी बताया कि भूमि जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। जिस प्रकार से मामला सामने आया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते, ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया। इसलिए और चलिए देहरादून की एक और खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित
4 दिवसीय उत्तरायणी कार्यक्रम को लेकर के कौथिग महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस मौके पर उन्होंने लोक कलाकारों, साहित्यकारों, कला प्रेमियों और बड़ी संख्या में मौजूद जन समूह का स्वागत करते हुए कहा कि ये महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत को जीवंत रखने का सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प फाउंडेशन, उसकी संस्थापक गीता धामी और आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा और स्थानीय उत्पादों को नई पीढ़ी से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लोक संस्कृति की झलक यहां पर देखी जा सकती है। देहरादून की तस्वीरें कौथिग महोत्सव की, जहां पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मंच की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और साफ तौर पर इस बात पर फोकस किया गया कि लोक संस्कृति को सदा सदा के लिए जीवंत रखा जाए। तो इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं, संबोधन वो देते हैं और वहां पर जितने भी प्रतिभागी हैं उनका हौसला अफजाई करते हुए भी दिखाई देते हैं। एक तरफ कांग्रेस मौजूदा बीजेपी सरकार की घेराबंदी को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगा है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के जितने भी मेंबर यहां पर थे उनका स्वागत भी किया। और देखिए बीजेपी का कुनबा किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसकी झलक इन तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। बीजेपी के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश की 12 विधानसभा से सैकड़ों विपक्षी नेता, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भी अहम भूमिका निभाई। पार्टी का दावा है नेताओं और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने से संगठन को मजबूती मिली है और बीजेपी आने वाले चुनावों में हैट्रिक लगाने की दिशा में आगे भी बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, एक एक करके कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली और उनका जोरों शोरों से स्वागत भी किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बात का दावा किया गया। और अब बात चंपावत की करते हैं। चंपावत के विकासखंड पार्टी की ग्राम सभा मुलाकोट के मजियाब गांव में जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा आयोजित रात्रि चौपाल मिसाल बनी, जहां रात के सन्नाटे में भी जनता की समस्याओं को गंभीरता के साथ में सुना गया और मौके पर ही समस्या के समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में सबसे मार्मिक मामला कमला देवी का रहा, जो पति के परित्याग के बाद 2 नाबालिग बच्चों के साथ में संघर्ष कर रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत सत्यापन कराते हुए समाज कल्याण और प्रोबेशन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बच्चों को संरक्षण का रास्ता भी खोला। इसी तरह पति के निधन के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही दीपा देवी को भी वात्सल्य योजना से जोड़ने और आत्मनिर्भरता के लिए गौशाला उपलब्ध कराने की पहल की गई। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से एक एक करके तमाम लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और देखिए तुरंत यहाँ पर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया और कुछ समस्याएं मौके पर ही निपटा दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम इस खबर की देखें तो रात के सन्नाटे में भी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, लोग अपनी यहाँ पर समस्याएं लेकर के आते हैं, उनका समाधान होता है। तो रात के सन्नाटे में भी जनता की समस्याएं सुनी गई है। जिला अधिकारी ने बताया कि 2 नाबालिग बच्चे किस तरह से संघर्ष कर रहे थे, उनको बड़े ही संवेदनशीलता के साथ में सुना गया और समस्या का आश्वासन भी दिया गया। और चलिए बात देहरादून की। रोड कटिंग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी मामले में देहरादून जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शहर अंतर्गत समस्त कार्य अनुमतियां निरस्त कार्यदायी संस्थाओं को 1 दिन में निर्माण साइटों से मशीनरी हटाने के निर्देश, यथाशीघ्र सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश जारी किए गए। तो रोड कटिंग में सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से अनदेखी यहां पर की जाती है
और ऐसे में जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। नई संगठनात्मक रचना के बाद में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक 14 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह बैठक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा के नेतृत्व में होगी। बैठक में पार्टी की मौजूदा गतिविधियों, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्य योजना पर चर्चा भी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि संगठनात्मक टीम के गठन के बाद ये पहली कोर कमेटी की बैठक है जिसमें आने वाली राजनीतिक चुनौतियों और संगठनात्मक प्रक्रिया पर मंथन भी होगा। जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा है और हमने तय किया उस दिन अपनी कोर टोली के साथ उनको एक बार हम बिठाएंगे। उनके अनेकों सुझाव हैं जो चुनाव की दिशा में बहुत लाभकारी होंगे। हम उस बैठक में जहां संगठन स्वरूप को नीचे तक ले जाने की और रचना को बल देंगे, वही हमने तय किया है कि आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम होंगे, खास तौर पर चुनाव की दृष्टि के जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों स्वरूप की रचना भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, उस कार्यक्रम को तय करेंगे। देखिए, पार्टी सर्वे कराती है, कोई पहली बार तो है नहीं, हर वर्ष कराती है। 2 सर्वे राज्य करते हैं, 2 सर्वे केंद्र करती है और सर्वे के आधार पर जो कमियां रहती है वो विधायकों को हम बताते भी हैं, उन कमियों का समाधान भी होता है। और भारतीय जनता पार्टी हर सर्वे के बाद हर समस्या के। और चलिए बात सितारगंज की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 अप्रैल 2010 को नक्सली हमले में शहीद हुए लौका गांव के रहने वाले ब्रिजानंदन के परिजन गांव के मुख्य द्वार पर शहीद का नाम अंकित कराने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसी क्रम में शहीद के परिवार ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि गांव के मुख्य द्वार पर शहीद ब्रिजानंदन का नाम सम्मान पूर्वक अंकित किया जाए। शहीद के पिता गामा प्रसाद का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा शहीद के नाम पर सड़क और शहीद द्वार बनाए जाने के लिखित आदेश जारी किए थे, बावजूद इसके अब तक द्वार पर नाम अंकित नहीं किया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए पत्राचार को भी मीडिया के सामने पेश किया। शहीद ब्रिजानंद के नाम से ये गेट बनाया गया था और ये 2021-22 में जाके कंप्लीट हुआ था। तो जब ये 2022 में कंप्लीट हुआ तो उस दौरान उद्घाटन भी और जो नींव खोदी गई थी वो गामा प्रसाद जी, जो इनके पिताजी इनके द्वारा की गई थी और यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा ये उनके तो शहीद ब्रिजानंद के नाम से शहीद द्वार के लिए हुआ था उद्घाटन और उसमें हमें बुलाया गया था पूरे परिवार को। उसके बाद जब तैयार हुआ तब कुछ इधर उधर के लोगों ने इतराज किया तो फिर भी पुलिस आई, मतलब शासन सभी आए, ऐसा नहीं है कि एसडीएम से लेकर कानगो पटवारी सब आए, तो वो मामला हट गया। और चलिए बात सितारगंज की। शक्ति फार्म के राजनगर में 36 दिनों के ऐतिहासिक धरने के बाद बड़ी जीत मिली है। राजनगर के गरीबों की जमीन बचाने के लिए चले 36 दिनों के धरने को आज सर्वसम्मति से स्थगित किया गया। शासन प्रशासन के खिलाफ चला जमीन बचाओ आंदोलन सफल रहा। आपको बता दें कि आंचल फैक्ट्री के लिए गरीब परिवारों की जमीन छीने जाने के विरोध में उठी आवाज रंग लाई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घोषणा की, राजनगर में फैक्ट्री नहीं लगेगी, इसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का हार्दिक धन्यवाद भी किया। साथ ही कहा, देर आई दुरुस्त आई, सितारगंज के इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों एकड़ खाली जमीन उपलब्ध है। मुझे लगता है कि मंत्री जी को बहुत देर बाद ये लगा कि मेरे जो सलाहकार थे जिन्होंने ये कहा कि ये 5 एकड़ जमीन खाली जगह पड़ा है, इसे फैक्ट्री लगा दो, तो मुझे लगा कि उनको जो है बाद में समझ में आया कि ये जमीन जो है इस प्रकार नहीं है कि यहाँ फैक्ट्री लग जाए। आसपास का माहौल भी ऐसा नहीं है तो आसपास की जमीनें खराब हो जाएगी अगर कोई फैक्ट्री लग जाए तो। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, मंत्री जी को सही सलाह मिला, बाद में उन्होंने ये विड्रॉ किया यहाँ से। मुझे लगता है कि मंत्री जी को बहुत देर बाद ये लगा कि मेरे जो विगत 37 दिनों से ये पट्टे खारिज होने के बाद यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, एक 37 दिनों से एक आंदोलन चला रहे थे इस भूमि को बचाने के लिए। और इस आंदोलन में क्षेत्र के सभी लोग जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में खड़े हुए और खास तौर से जो उत्तम आचार्य जी ने इस आंदोलन को लीड किया और तमाम किसान नेता और अनेक समाज के जो सामाजिक लोगों ने इस लड़ाई को आगे। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने यहाँ की जन भावना को समझा। उनको बहुत पहले समझ जाना चाहिए कि इतनी ठिठुरती ठंड में पिछले 37 दिनों से धरने पर बैठे हैं
और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी उनको ये सलाह दी है कि ये जमीन अगर आप सरकारी जमीन है, अगर इसको आप कब्जे में ले लेंगे और यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी तो यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेगा, तो उनका ये फैसला था। कर्णप्रयाग से बीजेपी के विधायक अनिल नौटियाल ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने पर सरकार का आभार जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि आगामी बजट सेशन भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम सदन में बातचीत करते हैं। आज सभी विधायक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल उठाते हैं और उसका जवाब भी मंत्रियों की तरफ से मिलता है। साथ ही विधायक निधि के खर्च को लेकर विधायक अनिल नौटियाल ने कहा ये एक सतत प्रक्रिया है और इसका निरंतर उपयोग होता रहता है। सरकार बार बार कहती भी है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में हम लोग सत्र करेंगे और इस बार मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इस बार सत्र हमारा मार्च में गैरसैंण भराड़ीसैंण में आहूत हो रहा है और निश्चित रूप से क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उस संबंध में हम लोग बात करते हैं, प्रश्न लगे रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या बढ़ा दी गई है। अब अस्पताल में 10 काउंटर है जहां पर मरीज और उनके तीमारदार रजिस्ट्रेशन करवाकर ओपीडी का पर्चा बनवा सकते हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर में 6 थे, अब अलग अलग फ्लोर में और काउंटर बनाए हैं। इससे मरीजों को लंबी लाइनों में खड़े होने से राहत मिलेगी और वे आसानी से अपना इलाज भी करवा पाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण और स्कैन एंड शेयर की सुविधा भी शुरू की है। आज पहला दिन है। हमारी प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने मरीजों का फीडबैक और एमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट ने दोनों ने जो है मरीजों से संवाद किया और उनकी परेशानियों को जाना और उनके लिए उनको जो है एक सुविधाजनक सुविधा देते हुए जिस मंजिल में ओपीडी है उसी मंजिल में पर्चा कटने से मरीज को जो है अनावश्यक ग्राउंड फ्लोर में भीड़ भी कम होगी, जल्दी पर्चा बनेगा।